नमस्कार दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हमारी सीरीज चल रही है, उसी श्रेणी में ये 7वां यानी 7th लेक्चर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ब्रिटिशर यानी अंग्रेजों ने हमारे देश को रूल किया अपनी सुविधा के अनुसार। उन्होंने हमारे देश को विभिन्न राज्यों में बांटा, जहां उनको फायदा लगता था उसी प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया या फिर विभिन्न राज्य बनाए। जैसे उदाहरण के तौर पे 1905 के अंदर में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। मकसद क्या था? मकसद था नेशनलिज्म की जो भावना वहां पे उत्पन्न हो रही थी उसे कर्व करना। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947 में, तो देश को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, जो कई सारे जो स्टेट्स थे काफी बड़े थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी तरह की दिक्कतें आ रही थी। दूसरा, अभी अभी काफी सारे 562 रियासतों को भारत में शामिल किया गया था, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया था। तो इस वजह से स्टेट को, पूरे देश को रीऑर्गेनाइज करना था, यह तो साफ था। लेकिन यक्ष पर्सन यह था किस आधार पर देश को विभिन्न राज्यों के अंदर में बांटा जाए। एक सॉल्यूशन था लिंग्विस्टिक आधार पर, यानी भाषा के आधार पर। यानी अगर मान लीजिए तेलुगु लैंग्वेज कोई रीजन बोलता है तो अलग से तेलुगु लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग से स्टेट का निर्माण, कन्नड़ वालों के लिए अलग, मराठी वालों के लिए अलग, इस प्रकार से। और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। वैसे दो तीन डिमांड, अगर दो तीन जो आर्गुमेंट इसके पक्ष में दिए जा सकते हैं वो ये है, किसी भी कल्चर का जो लैंग्वेज है वो सेंटर पॉइंट है। लैंग्वेज की सहायता से आप किसी भी पर्सन को उसी की भाषा में सिखा सकते हो। लिटरेसी लेवल जो उस समय काफी कम था, लिटरेसी लेवल को भी बढ़ाया जा सकता था भाषा की सहायता से। अगर भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जाते हैं तो जो लोकल लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा मिलेगी और काफी फायदा होगा। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि सत्ता की जो भागीदारी है उसमें मेरा भी पार्ट है। और आजादी से पहले कांग्रेस ने ऐसा किया भी था। आजादी से पहले कांग्रेस ने 1917 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की जो मांग उठ रही थी उसका समर्थन किया था। इवन उससे भी ज्यादा 1921 के अंदर में कांग्रेस ने अपनी जो रीजनल कांग्रेस कमेटीज थी उसको भाषा के आधार पर बनाया था। और इवन बाल गंगाधर जो तिलक थे वो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट्स का समर्थन किया था। आजादी से पहले हम बात कर रहे हैं सब। लेकिन आजादी के बाद एकदम से नेहरू का स्टैंड चेंज हो गया। नेहरू का स्टैंड क्यों चेंज हो गया? क्योंकि देश अभी अभी आजाद हुआ था, अभी अभी बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। तो आवश्यकता थी देश को यूनिफाई किया जा सके। अगर भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने लग गए तो क्या कोई लिमिट है? कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है हमारे देश के अंदर में, क्या इतने सारे स्टेट्स आप बना सकोगे? इससे भी ज्यादा मान लीजिए डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में कोई डिमांड है, राइवलरी है, तो कैसे उसके बीच में बैलेंस स्थापित किया जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिटी है, रीजन है। अब तमिल लोग कहेंगे ये सिटी हमें चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मद्रास के लिए लड़ाई थी काफी ज्यादा उस समय में। तमिल लोग कहते थे मद्रास हमारा है, तेलुगु लोग कहते थे अलग से स्टेट का निर्माण किया जाए और मद्रास हमारे पास आना चाहिए। तो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में जो राइवलरी है वहां पे कैसे बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये सब चीजें थी। नेहरू को लगता था, नेहरू ने आजादी के बाद में अपना स्टैंड चेंज कर दिया। बहुत सारी डिमांड्स उठ के आ रही थी, आंध्र प्रदेश बनाइए, महाराष्ट्र बनाइए, कर्नाटका, केरला, पंजाब, इन स्टेट्स का निर्माण कीजिए। लेकिन नेहरू ने इमीडिएटली वो डिमांड्स नहीं मानी। तो ये डिमांड्स जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा धार कमेटी का गठन किया गया। धार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखिएगा, सबसे पहले धार कमेटी का गठन किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। धार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी ठीक समय नहीं है, भाषा के आधार पर अलग स्टेट की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही है कि जो लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उनको मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी समय नहीं है भाषा के आधार पर स्टेट बनाने का, अभी सही समय नहीं है। लेकिन लोग शांत नहीं हुए। धार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन लोग तो शांत नहीं हुए। लोगों की एस्पायरेशंस को शांत करने के लिए फिर एक और कमेटी का गठन हुआ, JVP कमेटी। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर P सीतारमैया। इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को। इन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया भाषा के आधार पर स्टेट्स का निर्माण करना। लेकिन इन्होंने इसके साथ में एक बात और जोड़ी। इन्होंने कहा कि पूरे भारत में भाषा के आधार पर स्टेट्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन फिर भी कोई हमारे पास में पॉपुलर डिमांड आती है। इनका इशारा आंध्र प्रदेश की तरफ से था, वहां पे बहुत जोर से डिमांड उठ रही थी, तो इनका इशारा आंध्र प्रदेश की तरफ में था। उन्होंने कहा फिर भी कोई पॉपुलर डिमांड हमारे पास में आती है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि किसी रीजन में भाषा के आधार पर अलग से राज्य की जो मांग है उसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उस रीजन में दूसरे लैंग्वेज जो ग्रुप्स हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा अलग से राज्य की मांग हो रही है आंध्र प्रदेश के रूप में, उस रीजन में मान लीजिए तमिल लोग भी रहते हैं। तमिल लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए
तब इस प्रकार से जो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हैं, तभी भाषा के आधार पर अलग से राज्य की डिमांड स्वीकार की जा सकती है। जब जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी तो आखिरकार क्या हालात बने कि नेहरू को मजबूरीवश 1956 के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा। इसके लिए हमें आंध्र प्रदेश की मांग को समझना पड़ेगा। उस समय क्या था, एक ही प्रोविंस था। साउथ इंडिया में बात करें तो ट्रावनकोर का छोटा सा एरिया अलग था और एक बड़ा प्रोविंस था मद्रास का। और मद्रास में तेलुगु भाषी जो लोग थे उनके द्वारा बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी मूवमेंट उस समय चल रही थी कि तेलुगु लोगों के लिए अलग से राज्य का निर्माण करना। उनकी मांग में इसलिए दम था, काफी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। वो कहते थे हमारे क्षेत्र में यानी तेलुगु जो लोग जहां पे रहते हैं वहां पे ना तो इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, पूरे रीजन को तमिल के जो लोग हैं वो डोमिनेट करके रखते हैं, ना हमारा रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिकली रूप से हम काफी वीक हैं, हमारे रीजन में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है वहां पे जाके हमारे बच्चे पढ़ सकें। तो ये सारे आर्गुमेंट, सारे तर्क दिए जा रहे थे तेलुगु लोगों के द्वारा और पुरजोर मांग चल रही थी कि आंध्र प्रदेश के रूप में अलग से राज्य की जो मांग है उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो ये आर्गुमेंट्स तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो थी मद्रास यानी जो आज की चेन्नई सिटी है उसके लिए। तेलुगु लोग कह रहे थे अलग से राज्य की स्थापना की जाए आंध्र प्रदेश के रूप में और मद्रास हमको मिलना चाहिए। और जो बाकी मद्रास का जो प्रोविंस था जहां पे तमिल डोमिनेटेड थे वो कह रहे थे मद्रास हमारा है, हम मद्रास को लेंगे। देखिए आर्गुमेंट्स दोनों की तरफ से क्या क्या थे। जो तेलुगु लोग थे वो कहते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले तेलुगु यहां पे डोमिनेट करते थे और हम ही ने इकोनॉमिकली मद्रास को डेवलप किया है। और जबकि तमिल लोगों का यह तर्क था, यह आर्गुमेंट था कि आप ब्रिटिशर्स के जब आए थे उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 100-150 सालों में हमने डेवलप किया है मद्रास को। तो इस बात को लेके दोनों मद्रास पे अपना अपना दावा कर रहे थे और यह मेन बोन ऑफ कंटेंशन था। तो राइवलरी देखने को मिल रही थी वहां पे तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में। और इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए एक पोटी श्रीमालू एक व्यक्ति का नाम है, वो गांधीवादी थे। उन्होंने आमरण अनशन किया, फास्ट अनटू डेथ, और दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। और पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा वो रीजन था उसमें दंगे हो गए, लूटपाट मचाई गई, पुलिस फायरिंग में 7 लोगों की जानें भी चली गई। यानी पूरे हमारे देश के अंदर में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई उस समय में। तो नेहरू ने उस समय सिचुएशन को शांत करने के लिए इस मांग को स्वीकार लिया, आंध्र प्रदेश की मांग को उन्होंने स्वीकार लिया। तो अब जब आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार लिया तो बाकी स्टेट्स तो कहेंगे ना, जहां बाकी देश में भी जहां दूसरे जगह पे राज्य की मांग चल रही थी भाषा के आधार पर, वो तो कहेंगे कि आपने आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया तो आप हमारी मांग भी स्वीकारिए। तो नेहरू ने सभी रीजन्स को शांत करने के लिए कहा ठीक है, जो मांग जायज होगी वो हम स्वीकारेंगे। इसीलिए नेहरू ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। 3 सदस्य थे उसके, फैज अली, कुंजरू, और तीसरे जो मेंबर थे वो थे के एम पानीकर। तो आखिरकार क्या कहा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने? एसआरसी कमीशन ने मेनली 3 बातें कही। उन्होंने पहली बात में कहा कि सर्टेनली ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है या फिर नए स्टेट्स बनाने हैं तो भाषा जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नए स्टेट्स को बनाने के लिए या फिर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि लेकिन इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है? एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लिसिटी, यानी उस स्टेट को चलाना आसान हो जाना चाहिए, उसी आधार पर नए स्टेट का निर्माण होना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नए स्टेट्स का निर्माण करते जाएं लेकिन वो कमा के खा भी ना सकें, अपने स्टेट का गुजारा भी ना कर सकें। और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि स्टेट का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि देश की जो यूनिटी या फिर सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो खतरे में ना पड़े। तो मेरे लिए 3 बातें कही एसआरसी कमीशन ने, समझ गए? तो इसके बेस पे उन्होंने काफी सारे नए स्टेट्स बनाए, कई स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो 4 नए स्टेट्स बने, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कुछ का नाम चेंज हो गया था, जैसे उस समय कर्नाटका का नाम मैसूर था और मद्रास, तमिलनाडु का नाम मद्रास प्रोविंस था। तो धीरे धीरे नाम चेंज होते गए ये। और कुछ नॉर्थ इंडिया में नए स्टेट्स या फिर रीऑर्गेनाइज हुए, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। तो इस प्रकार से हमारे देश का जो मैप था बिल्कुल बदल गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद में। लेकिन कुछ मांगों को एसआरसी कमीशन ने रिजेक्ट भी कर दिया। जो मेन उनमें से जो डिमांड्स हैं पंजाब की डिमांड चल रही थी काफी समय से, लेकिन एसआरसी कमीशन ने उस मांग को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि एसआरसी कमीशन को लगा जो ये मांग है वो अलग से सिख स्टेट की मांग कर रहे थे, धर्म के आधार पर मांग कर रहे थे अलग से राज्य को बनाने की। जो नेहरू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इससे जो कम्युनलाइजेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता डिफरेंट धर्मों के बीच में। क्योंकि आजादी के बाद में जो बंटवारा हुआ था, जो कम्युनलाइजेशन की वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में दंगे हुए थे, नेहरू नहीं चाहते थे धर्म के आधार पर देश को बांटा जाए, तो इसलिए पंजाब की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र की डिमांड भी चल रही थी और बहुत पॉपुलर डिमांड थी, लेकिन एसआरसी कमीशन ने
महाराष्ट्र की डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया। उसके पीछे दो कारण बताए गए मेनली। एक तो देखिए, बॉम्बे के लिए सहमति नहीं थी। बॉम्बे के लिए डिफरेंट जो ग्रुप्स थे मांग कर रहे थे। गुजराती जो लोग हैं वहां पे बहुत रहते हैं बॉम्बे में, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप अलग से स्टेट बना रहे हो तो गुजराती कहते थे बॉम्बे हमको मिलना चाहिए, मराठी लोग कहते थे बॉम्बे हमको मिलना चाहिए। और तीसरा ग्रुप और भी था, बॉम्बे सिटीजनशिप कमेटी। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं उस समय के, जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर या फिर JRD टाटा। वो कहते थे कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो आसपास का एरिया है बॉम्बे के पास में वो मराठी वाला एरिया है, लेकिन बॉम्बे में जो मेजोरिटी है वो मराठी की नहीं है, और डेवलप किया है बॉम्बे को वो भी दूसरे लोगों ने किया है, तो किसी भी प्रकार से बॉम्बे पे मराठी लोगों का हक नहीं बनता, ऐसा कहा जा रहा था बॉम्बे सिटीजनशिप कमेटी के द्वारा। और गुजराती लोग तो यही कह ही रहे थे कि बॉम्बे हमें मिलना चाहिए। तो इस वजह से काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे बॉम्बे को लेके, इसलिए महाराष्ट्र की जो डिमांड थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया था उस समय में। लेकिन महाराष्ट्र की जो मांग थी विद बॉम्बे एज ए कैपिटल धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, जिसके अध्यक्ष थे शंकरदेव राय, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बीच बीच में काफी सारे सॉल्यूशंस दिए गए। नेहरू ने एक सॉल्यूशन में कहा कि बॉम्बे को हम 5 सालों तक यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। इस डिसीजन का भी काफी विरोध हुआ, काफी लोग जाने भी गई, स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर बाद में नेहरू पे प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। इवन नेहरू के जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे जैसे CD देशमुख, वो भी नेहरू को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप महाराष्ट्र अलग से राज्य बना दीजिए विद बॉम्बे एज ए कैपिटल। तो आखिरकार 1960 में महाराष्ट्र के रूप में बॉम्बे एज ए कैपिटल अलग से राज्य बना दिया गया, इस एश्योरेंस पे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वहां पे हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और किसी भी आधार पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से 1960 में 2 स्टेट्स बने, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी थी बॉम्बे, जिसे आज मुंबई भी कहा जाता है। तो ये जो इशू था आजादी के बाद में बहुत सीरियस इशू था। इवन सिविल वार की सिचुएशन भी पैदा हो गई थी हमारे देश में, और कहा जाने लगा था कि देश टूट जाएगा। आज तो आसान लगती हैं ये सारी चीजें, लेकिन उस समय हालात काफी खराब थे। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आजादी के बाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में इसके ऊपर में कि हाउ इंडिया वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस डिस्कशन को सुनने के बाद में आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।